हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग ठीक ठाक से होंगे और इस महामारी कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क आदि का पालन कर रहे होंगे। साथ में पढ़ाई के लिए भी तैयार होंगे। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हम पिछले वीडियो में यात्रा वृत्तांत ल्हासा की ओर पढ़ रहे थे और जो अपूर्ण था। अब हम इस वीडियो भाग 2 में ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत को पूरा करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और पेज नंबर 27 पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। जो लेखक थे राहुल जी और उनके जो मित्र थे सुमति जी, ये दोनों के दोनों घोड़ों से गए और ऊपर जाके उन्होंने एक जगह पर बैठकर चाय पी और वक्त दोपहर का बिताया। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। 17-18 हज़ार फीट ऊंचाई पे थे समुद्र सतह से लेखक और उनके दोस्त। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। उन्होंने कहा कि पूरब से पश्चिम तक और बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर थे, पर्वत थे, ऊंची ऊंची चोटियाँ थी जो श्वेत थी, मतलब बर्फ़ से ढकी थी। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, मतलब टीले के समान दिखने वाले पहाड़ एकदम खाली थे। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। सबसे ऊंचे स्थान पर, सबसे ऊंची चोटी पर डांडे के देवता का मंदिर था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। उतराई पर चलना था यानी वहाँ से फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ ढलान की तरफ उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। चढ़ना कठिन था लेकिन उतरना सरल था। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। लेखक का कहना है चढ़ना कठिन था, उतरना सरल था। उनके साथ कुछ और साथी भी थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा और उसे मारना नहीं चाहता था। लेखक ने कहा उनका जो घोड़ा था वो थक गया था, उसे मारना उचित नहीं था, इसलिए वह धीरे धीरे चल रहा था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दौनक्वी कस्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दौनक्वी कस्तो एक उपन्यासकार है जिन्होंने डॉन क्वीजोट नामक उपन्यास लिखा। उस उपन्यास का नायक घोड़े पर झूमता हुआ चलता था। ठीक उसी तरह वो भी चल रहे थे। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। घोड़ा इतने धीरे चल रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, अर्थात घोड़ा थक गया था। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, मतलब एक जगह से 2 रास्ते निकले, दाएं और बाएं। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मिलकर मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। गांव से 1 मील की दूरी पर मित्र मिल गए जो उनका इंतज़ार कर रहे थे।
तो मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता। उनका मित्र भी मंगोल था तो उसका मुंह लाल था और गुस्से में कुछ ज़्यादा हो रहा था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूँक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। मित्र का कहना था, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा और तुम इतनी देर से आए। तब लेखक ने बड़े नरमी से विनम्रता पूर्वक कहा, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मतलब घोड़ा थोड़ा कमज़ोर है। मैं तो रात भर पहुंचने की उम्मीद रखता था। मुझे तो लग रहा था कि रात तक पहुंचूंगा, परंतु मैं जल्दी आ गया। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। तो ये लंगकोर में सुमति के अच्छे जान पहचान के लोग थे। तो पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। लेखक कह रहे हैं कि हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, तो वहाँ दूर एक छोटी पहाड़ी दिखाई दी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। क्या है, जो उनके मित्र थे वो एक पंडित थे। वे चाहते थे कि मैं अपने यजमानों यानी उनके चाहने वाले, उनके जो पहचान वाले थे, उनके पास जाकर बोध गया के गंडे देते और उसके बदले वे उन्हें कुछ रुपए वगैरह देते। तो वो चाहते थे कि मैं अपने पहचान वालों को सबको दे आऊँ। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गाँव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। लेखक का कहना था कि जहां तुम ठहरे हो उसी गांव में पास के लोगों को दे दो। गंडे वो देते थे, मंत्र फूका हुआ ताबीज कहलाता है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिलती है या जिससे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आदि आदि। तो वो गंडे देने का काम किया करते थे। तो लेखक ने कहा कि यहीं के गांव में ही बांट दो और इधर उधर मत जाओ। मैं जब लहसा पहुंचूंगा तब मैं तुम्हें उसके बदले में रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। उन्होंने दूसरे दिन जाने का प्रयास किया और कुली ढूंढा तो मिला नहीं। फिर वे सोचने लगे, हम सवेरे ही चल देते तो अच्छा था। लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। 10-11 बजे की धूप जो थी वो उन्हें बड़ी कड़ी लगने लगी। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूर्य की मुँह करके चल रहे हैं। तो जो लेखक और उनके मित्र 2 बजे सूरज की तरफ मुँह करके चल रहे थे, तो उनका जो ललाट था वो धूप से जलने लगा और पीछे का कंधा जो था वो बर्फ़ हो रहा था। मतलब हवा से पीछे का कंधा ठंडा था और धूप सिर पर सूर्य होने के कारण, सामने सूर्य होने के कारण उनका ललाट जो है वो सूर्य की किरणों से जल रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, सुमति के जो परिचित थे पहचान वाले तिंगरी में भी थे, तो लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। तो वो वहाँ पर पहुंचकर किसी और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आदमी
मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। जो बोध गया के मठ होते हैं, मठ यानी मंदिर, उनके हाथ में वहाँ की जागीरों का बहुत सारा हिस्सा मठों के हाथ में है, मंदिरों के पास है, मंदिरों के हक में है या अधिकार में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मज़दूर बेगार में मिल जाते हैं। मज़दूर यानी बेगार में मिलना यानी फ्री में मिल जाते हैं, जो बिना मज़दूरी के ही काम करते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। भिक्षु यानी यही पुजारी, बौद्ध भिक्षु, इन लोगों को भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। जागीर के जो वहाँ आदमी रहते हैं उन भिक्षुओं को राजा से कम नहीं पूछते, यानी बहुत वे सम्माननीय होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, उनकी बहुत भक्ति की जाती है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। तो जब वो शेखर के खेती पर गए तो उन्होंने कि जो मुखिया थे भिक्षु नमसे, जो उनके मित्र के पहचान वाले थे, वो बहुत ही सभ्य पुरुष थे, बहुत डिसेंट व्यक्ति थे। तो उन्होंने बहुत ही प्रेम से वो मिले और व्यवहार कुशल थे। उन्होंने मेरा वेश देखा कि मैं एक भिखारी के वेश में हूँ, तब भी उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल किया। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन जिनका अनुवाद होता है उसको कंजूर कहते हैं, कि हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। आसन यानी बैठने का स्थान भी वहीं पर लगाया गया। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होंगी। उनका जो वज़न था एक एक बुक का 15-15 किलो के बराबर था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। मेरे मित्र ने कहा मैं अपने पहचान वालों से मिलाऊं, तो मैंने उन्हें अनुमति दे दी, क्योंकि मैं पुस्तक पढ़ने में लीन था, इसलिए मैंने उन्हें जाने को स्वीकृति दे दी। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो स्टूडेंट्स, हमारा यात्रा वृत्तांत समाप्त हुआ। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, इस यात्रा वृत्तांत में लेखक व उसके मित्र के साथ साथ हमने नेपाल से तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक की यात्रा पूरी की, जिसके द्वारा मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान वृद्धि हुई तथा वहाँ की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जाना। इस प्रकार हमने पुस्तक में यात्रा कर शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, और मैं आपको इस अध्याय से संबंधित नोट्स PDF के द्वारा भेज दूँगी। थैंक यू।